सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपकी पवन सीरीज के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पवन सीरीज के प्रश्नों को और इनको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज यहाँ पर पार्ट 1 के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के बहुविकल्पी और अतिलक उत्तरी प्रश्नों को पढ़ा दिया है मैंने और सारे विषयों की प्लेलिस्ट बना दी है अलग अलग। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, तो हर विषय की सारी क्लासेस को, सारी वीडियोस को आप देख डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल स्वर कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ दिया हुआ है, अ ई उ री दिया हुआ है, ए ओ दिया हुआ है और अ और अह दिया हुआ है। तो राइट आंसर है अ ई उ री। ऑप्शन नंबर ब जो है यही मूल स्वर कहलाते हैं। 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये अगला क्वेश्चन भी 2023 में ही पूछा हुआ है। किन वर्णों को हम अर्ध स्वर कहते हैं? य व र ल ड ढ या फिर छ ज। राइट आंसर है य और व को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, य और व को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्न अक्षर में महाप्राण कौन सा है? क च ह या फिर य? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, ह। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो कौन सा इसमें से शुद्ध है? वानर, पट, क्षेत्र या फिर मिष्ठान? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, वानर। वानर शुद्ध शब्द है। ये आपको राजन सीरीज में भी मैंने सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंगम का विलोम। जंगम का स्थावर होता है विलोम और ये बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा स्थावर का जंगम होता है विलोम। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व, यही 4 होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर स जो है 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ठीक है, क ख ग घ, अंग, च छ ज झ, इय, ट ठ ड ढ, अण, त थ द ध, न, प फ ब भ म। इस तरीके से टोटल 25 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर ब जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अल्प प्राण और महाप्राण कैसे हम पहचानते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा था कौन महाप्राण है। तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क वर्ग में क पहले स्थान पर आता है, च वर्ग में भी च पहले स्थान पर आता है। तो इसीलिए ये लोग क्या थे? अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। यह भी अपने उसमें वर्ग में पहले आता है, ठीक है। तो दोस्तों जो अल्प प्राण होते हैं वो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछा इनमें से महाप्राण नहीं है, यानी कि कौन सा अल्प प्राण है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ, ये क्या है? अल्प प्राण है और यही पूछा है इसमें से कौन सा महाप्राण नहीं है। तो ये पहला वर्ण है, अपने वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। बाकी सब यहाँ पर देखिए महाप्राण है। घ जो है ये चौथे नंबर पर आता है, जो ठ है ये दूसरे नंबर पर आता है, जो फ है ये भी दूसरे नंबर पर आता है अपने वर्ग में। तो दूसरा चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण, और पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है। तो इसीलिए ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कृष शब्द का विलोम है दृढ़, कठोर, स्थूल या मजबूत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, स्थूल। तो कृष शब्द का मतलब क्या होता है? स्थूल होता है। स्थूल वस्तुएं यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं। एक सूत्र है, शिक्षण सूत्र, जिसे हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी कि पहले हम बच्चों को ऐसी चीजों को पढ़ाते हैं, ऐसी चीजों को दिखाते हैं जो क्लास में मौजूद होती है, जैसे कि चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, क्लास में कोई पेंटिंग लगी हुई है, कोई चार्ट लगा हुआ है, ग्लोब है। ये सब चीजें बच्चों को दिख रही हैं। जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हें हम कहते हैं स्थूल चीजें, और जो नहीं दिखती हैं वो होती हैं सूक्ष्म। तो जो दिखती हैं पहले उनके बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर जो नहीं दिखती हैं फिर उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि क्लास में हम बैठे हुए लेकिन बच्चों को हम ये कह रहे हैं कि बगल में सड़क है, उस पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही होंगी,
पेड़ पौधे हैं, पार्क है, उसमें बच्चे खेल रहे होंगे। तो इस तरीके की चीजें बच्चों को हम इमेजिन करवाते हैं और ये होता है सूक्ष्म। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्थूल का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, लेखन, पठन, वाचन या गद्य। तो आप सभी को पता है सुबोपली के हिसाब से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है, ये सभी भाषाई कौशल है। इसमें गद्य कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। छ का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से होता है? तो देखिए दोस्तों, 4 संयुक्त वर्ण है, चारों को अच्छे से आप समझ लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पर छ दिया हुआ है, छ क और श से मिलकर के बना है, षटकोण वाला श जो होता है। और जो त्र है, ये त्र में नाम भी पता चल रहा है, त और र से मिलकर के बना हुआ है। और जो ज्ञ है, ये ज और इ से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, ज और इ से मिलकर के बना हुआ है। और जो श्र है, ये श और र से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछता है छ और ज्ञ और श्र भी कभी कभी पूछ लेता है। तो त्र, चूंकि जो त्र है ये त और र से मिलकर बना है, ये बोलने में ही स्पष्ट हो जाता है, लेकिन छ और ज्ञ ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए एग्जाम में सबसे अधिक यही पूछता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, आप लोग क्लियर रहिए। एग्जाम में जैसे ही आए आप तुरंत सही जो ऑप्शन है उस पर आप निशान लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। या, रा, ला, वा कैसे व्यंजन है? तो या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। सारे बहुविकल्पी प्रश्नों में कितनी बार ये प्रश्न आया है? अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनसे हर साल प्रश्न आता है। और आपने देख भी लिया है, अगर आपने राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया जो मैंने पढ़ाया है, पवन के भी मैं खत्म ही कर दूंगी पढ़ा के, तो आप सारे विषयों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा और एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई कौन है? स्वर, व्यंजन, ध्वनि या वर्ण? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो आपको पता ही है कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कैसे करते हैं। अगर हमें अपने सामने वाले को अपनी कोई बात बतानी है तो हम उसको दो ही तरीके से बता सकते हैं, या तो हम बोल करके, बातचीत करके, या फिर हम लिख करके बता सकते हैं, या मैसेज करके। मैसेज में भी तो हम चीजों को लिखते ही हैं, तो लिख करके और बोल करके, ठीक है। तो इस तरीके से बोलकर और लिखकर ये दोनों ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है, आ और बा दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। वर्ण बा का उच्चारण स्थान क्या है? बा, बा आप बोल करके देखोगे तो आप बोलोगे तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सा जो है ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, इन सब का क्या होता है उच्चारण स्थान? ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वर्ण ला का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, तालव्य या फिर कंठ? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दंत, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है, ह्रस्व ध्वनि या ह्रस्व स्वर? तो ए, आ, ओ ये तीनों ही हैं दीर्घ स्वर। ऑप्शन द जो है ई, छोटी ई, ये क्या है? ह्रस्व ध्वनि है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है? तो ई भी है, अ भी है, उ भी है, आ नहीं है। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, आ और बा दोनों के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो शब्दों का उच्चारण विकास कैसे होता है? वाचन के द्वारा भी होता है और लेखन के द्वारा भी होता है। जब हम सही सही बोलते हैं तो हम सही सही लिखते हैं, और अगर हम सही सही लिखते हैं तो हम सही सही बोलते भी हैं। दोनों दूसरे के पूरक हैं, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, आ और वो दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया था? तो ध्वनि के नियम का जो प्रारंभ है वो किया था ग्रेसर ने। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित है? तो 18, ऑप्शन स सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। वर्ण द और य से मिलकर के संयुक्त वर्ण क्या बनता है? तो द्य बनता है। कैसे? जैसे कि हम लिखते हैं विद्यालय, क्या लिखते हैं? विद्यालय लिखते हैं, ठीक है। तो विद्यालय को एक तरीके ऐसे भी हम लिखते हैं, और इस तरीके से दोस्तों आपने मुझे लिखते हुए देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए
जो द है उसके नीचे यहाँ पर हलंत लगा दिया हमने, यानी कि द जो है ये आधा है और य जो है यहाँ पर इस तरीके से ये स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो द्य होता है ये द और य से मिलकर के बना होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं द्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण होते हैं स्वर। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन असत्य है? यहाँ पर ता ओष्ठ व्यंजन है, श उष्ण व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन है, फ फ प फ ब भ, तो ये भी सही है। यहाँ पर देखिए फा ओष्ठ व्यंजन है, ये सही है। प फ ब भ ये सब इनका उच्चारण ओठों से होता है। जो श तीनों सा है और ह है ये क्या है? ये उष्ण व्यंजन है, ये भी सही है। छ त्र ज्ञ और स्र ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ता है ये ओष्ठ नहीं, ये दंत व्यंजन है, तो ऑप्शन आ जो है यही असत्य है, यानी कि यही गलत दिया हुआ है और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पूछा है कि इसमें से गलत कौन सा दिया है चारों में से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। च वर्ग है, तो देखिए जो क वर्ग है उसका उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से होता है, फिर ट वर्ग का मूर्धा से होता है। तो च वर्ग है ये तालव्य या तालु। ऑप्शन नंबर आ जो है सही जगह च छ ज झ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण पूरे हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक ही है और वो है ल। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी इनको हम कहते हैं ड़ और ढ को। ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, ज्ञा को वर्णमाला में क्या मानते हैं? तो जो ज्ञा है ये किससे किससे मिलकर बना है? ज और य से मिलकर के बना हुआ है और इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। छ त्र ज्ञा और स्त्र को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो या र ल और व यही होते हैं, तो व की जगह पर यहाँ म दे दिया है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। म जो है ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, वर्णमाला में किसे स्पर्शी संघर्षी कहते हैं? तो स्पर्शी संघर्षी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से वर्ग को हम स्पर्शी संघर्षी कहते हैं? तो च वर्ग को कहते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा, च छ ज और झ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु, रेणु या फिर रेणु? तो राइट आंसर है रेणु। ऑप्शन नंबर सा जो है ये इसमें सबसे शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य का है? यानी कि कौन सा युग्म है जिसमें हम कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए? ए, च, छ। तो च वर्ग का तो केवल तालु है, आपको पता ही है। य, व या फिर ता, थ। तो ता, था जो है ये भी क्या है? दंत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, औ का उच्चारण स्थान है। तो औ आप बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कि कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए इसको कंठोष्ठ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन स्पर्शी संघर्षी है? तो अभी आपने देखा है कि च, छ, ज, झ, ये जो च वर्ग है यही है स्पर्शी संघर्षी वर्ण, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? प, फ, ब, भ। आप बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, निम्न में से उष्ण व्यंजन नहीं है। उष्ण व्यंजन तीनों श और ह होते हैं, आप सभी को पता है। तो देखिए यहाँ पर श दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला श षटकोण वाला श होना चाहिए था लेकिन प बन गया, तो इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स और ह होते हैं, यहाँ पर क्या दे दिया है? र दे दिया है, तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, इसमें से संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देखिए दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ब, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब संयुक्त स्वर हैं। और अ, ई, उ, री ये क्या है? ये मूल स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन तो 4 ही है, य, र, ल, व, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, तीनों स और ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? तो ये है
आप सभी लोगों को पता है ऊष्म व्यंजन, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं, ना तो स्पर्शी ना तो संघर्षी, ये क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन 4 है। आप सभी को पता है कि छ, त्र, ज्ञ और श्र। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, हंस पद का चिन्ह है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अर्ध संवृत स्वर इसमें से कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ए और ओ। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग होता है कुर्सी, सड़क, खड़क या दवात। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, खड़क। खड़क आप बोल के देखो तो पूरी जो ध्वनि है वो गले से ही निकलती है, कंठ से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो आपको पता है क वर्ग का कंठ है, च वर्ग का तालु है और ट वर्ग का मूर्धा है। तो ट, ठ, ड, ट, ठ, ड ये तीनों ही मूर्धा हो गए। ठीक है। जो ढ है ये मूर्धा नहीं है, यहाँ पर देखिए ढ के नीचे बिंदी लगा हुआ है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई ध्वनि यहाँ पर होनी चाहिए थी, जैसे कि मान लीजिए क लिखा हुआ, तो क ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कोई ध्वनि लिखी होनी चाहिए थी, जो कि लिखी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। जो भी यहाँ पर लिखा होगा वर्ण, उसी के आधार पर उसका हम क्या करेंगे, उच्चारण स्थान बताना था हमको। क्वेश्चन नंबर 47 है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है दांत और ओठ, जिनके उच्चारण के लिए हम दोनों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो व वर्ण है इसी का उच्चारण होता है दंतोष्ठ। ठीक है, जो व वर्ण है। और अगर हम फ की बात करें तो फ आप सभी को पता है, प, फ, ब, भ। जो फ है ये क्या है, इसका उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से होता है। ठीक है। तो ओठ से फा का हो गया और दंतोष्ठ से वा का केवल होता है। तो याद रखिएगा फा का केवल ओष्ठ होता है। अगर यहाँ से हम फा को हटा देंगे तब यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो क वर्ग में सभी का कंठ है, तो क का भी, ख का भी, ग का, तीनों का कंठ ही है, बस खाली ढ का नहीं है। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या फिर री। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, री। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। तो पहला और तीसरा क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, अल्प प्राण होता है। दूसरा चौथा होता है महाप्राण। च, छ, ज, झ स्पर्शी संघर्षी हैं। य, र, ल, व ऊष्म वर्ण है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सा ही है। च, छ, ज, झ क्या है, स्पर्शी संघर्षी वर्ण कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो आप सभी को पता है परीक्षा हम कैसे लिखते हैं, ऑप्शन ब बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन ब सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, उपकार का विलोम है, तो उपकार का जो विलोम है वो है अपकार। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऐश्वर्य का विलोम है, ऐश्वर्य का विलोम है अनैश्वर्य। क्वेश्चन नंबर 54 है, ओजस्वी का विलोम है, ओजस्वी का विलोम है दोस्तों निस्तेज। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, करुण का विलोम है, तो करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कृत्रिम का विलोम है, तो कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अभिज्ञ का विलोम है, अभिज्ञ का विलोम दोस्तों हो जाएगा, दोस्तों अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है। तो यहाँ पर एक में भी नहीं दिया हुआ है अनभिज्ञ, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, इष्ट का विलोम है अनिष्ट। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, लघु का विलोम है, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 59 क्वेश्चंस आपने पार्ट 1 में कर लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको सारे विषयों की नोट्स, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF अगर आपको चाहिए
राजन सीरीज की भी पूरी और पवन सीरीज की सारे के सारे विषयों की। तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएंगे, तो देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय